नाज़रीन तस्वुर कीजिए कि एक साबिक चीफ जस्टिस और मुल्क का एक वफाकी वजीर आपस में गुत्थम गुत्था है और लोग उन्हें छुड़ा रहे हैं। ये तस्वुर नहीं बल्कि हकीकत है और बदकिस्मती से ऐसा वाक़या एक दूसरे मुल्क की एम्बेसी के अंदर पेश आया है। काजी फैज़ ईसा और मुसद्दिक मलिक स्पेन एम्बेसी में एक दूसरे के सामने खड़े हुए न सिर्फ बातें हुई बल्कि तलखियां, इल्जामात और बिल्लाखिर हाथापाई तक बात हो गई। ये मंजर हमने देखा और उसकी वजाहत भी मिलती है, मगर इससे बढ़कर सवाल ये है कि कैसे एक रिटायर्ड जज, एक वजीर, एक एम्बेसी की फिजा और एक बीवी की पसंद ये सब मिलकर एक ड्रामे में बदल गए हैं। काजी फैज़ ईसा जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अदलिया में गुजारी, अब एक नए किरदार में नजर आए। वो नूली के वजीर मुसद्दिक मलिक के सामने खड़े हैं। उनका चेहरा खफा है, लहजे में तलखी है और उनकी बातें उन उसूलों से दूर हैं जिनकी क़यादत उन्होंने की थी। उन्होंने सवाल किया कि क्यों मुसद्दिक मलिक ने उनकी बीवी की दोस्त राना सईद, जो इनकी निगाह में कोई मामूली फर्द नहीं बल्कि अजीजो अकरबा थी, उसको वाइल्ड लाइफ के ओहदे से हटाया गया। मुसद्दिक मलिक ने वजाहत दी कि इस सिलसिले में मेरा कोई दखल नहीं था, मगर उस वजाहत से काजी को इत्मीनान न हुआ और वो अपनी आवाज बुलंद करके बोले कि ये वजारत आप चला रहे हैं या कोई और चला रहा है। तब्दीली का ये सवाल खुद साख्ता नजर आया, मगर इसमें एक तलख तंज पुशीदा था। मुसद्दिक मलिक भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने गुफ्तो शनीद में जवाब दिया, तुम कौन होते हो जो मुझे ये बताओगे कि मेरी वजारत कैसे चलनी है, किसको हटाया जाए और किसको लगाया जाए। ये वजारत तुम्हारी बीवी की ख्वाहिश पर नहीं चलती कि उनकी सहेलियों को भर्ती किया जाए। ये अल्फाज कड़वे थे, मगर उनमें एक सच का हिस्सा भी था, वो हिस्सा जो इदारों, ओहदों, इख्तियार और रिश्तेदारियों के दरमियान मौजूद उलझन को जाहिर करता है। फिर काजी ने धमकियां देना शुरू की और मुसद्दिक ने जवाबन कहा, तुमसे जो होता है कर लो, लेकिन मैं उसे दोबारा बहाल नहीं करूंगा। एक गवाह ने बताया कि काजी फैज़ ईसा की हालत देखकर ऐसा महसूस हुआ कि वो नफ्सियाती तौर पर शदीद डैमेज हैं, या शायद पेशतरी ऐसा थे। उनके रवैये, बॉडी लैंग्वेज और इस अंदाज से दलाइल गुमाते जाना, ये सब उस सोच के खिलाफ था कि एक मुल्क की चीफ जस्टिस रहने वाला शख्स इंचार्ज और बावकार हुआ करता था। हैरत की बात यह है कि वो पहले बड़े ओहदे पर बैठे और फिर इसलिए तनकीद का निशाना बने कि वो छोटे मसाइल में पड़ गए। पूरी कौम ने देखा कि बड़ी कुर्सी पर बराजमानी एक छोटा शख्स कैसे अपनी बीवी को खुश करने के लिए कानून और आइन को पसे पुश्त डालकर जाती ख्वाहिशात की राह इख्तियार कर सकता है। वो शख्स जो अपनी बीवी की गुलामी में अपनी पूरी जिंदगी गुजार चुका था, उसने रिटायरमेंट के बाद भी अपनी पुरानी आदतें नहीं बदली थी। इस लड़ाई का सबसे अहम मसला उस मकाम का है जहाँ पर ये लड़ाई हुई। ये झगड़ा हुआ एक ऐसी एम्बेसी में जिसे हम आम तौर पर शाइस्तगी और बावकार मुलाकातों की जगह जानते थे, मगर आज वो जगह एक मैदान महाज बन गई थी जहाँ जज की आवाज, वजीर का गुरूर और जिम्मेदारी की बुली हुई तस्वीर सामने आई। इस झगड़े ने मीडिया की तवज्जो अपनी जानी मबजूल करवाई। कई सहाफियों ने ट्विटर पर रिपोर्ट किया, सोशल मीडिया बोल उठा और बहस की नौबत आ गई। और इस सिलसिले में खास तौर पर साकी बशीर, जो एक मोतबर नाम समझा जाता है, उन्होंने वीडियो में तफसील से बात की। वो कहते हैं कि ये मामला महज एक छोटी तनाजुर नहीं बल्कि इसके पीछे मुख्तलिफ कुव्वतें, रिश्तेदारियां, इख्तियार की कशमकश और इदारों का जज्बा मौजूद है। उन्हीं की बातों ने हमें ये सोचने पर मजबूर किया कि क्या वाकई ओहदे, कवानीन और जिम्मेदारियां इतनी मजबूत हैं कि अनजानी ख्वाहिशात से मुतासिर ना हो। सवाल ये बनता है कि जब जाती ख्वाहिश, रिश्तेदारी और अफरादी कुव्वत की तकसीम एक जज को वजीर के सामने ला खड़ा करती है, तो उस मुल्क का कानून, उसकी अदलिया और उसकी शफाफियत कहाँ रह जाती है। जब बीवी के दोस्त की तकरीरी या हटाने का मामला एक एम्बेसी के अंदर हाथापाई तक ले जाए, तो हमें ये क्यों ना सोचना चाहिए कि आइन शिकनी की रिवायत किस हद तक फैली हुई है। नाज़रीन, आपने सुना कि काजी फैज़ ईसा उनसे सवाल कर रहे हैं जिनसे सवाल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वजारत का काम, अमलदारी, ओहदे का चार्ज, ये सब इदारे होते हैं। अपनी बीवी की ख्वाहिश, अपनी जाती मोहब्बत, अपनी ओहदा पैमा से आगे बढ़कर ऐसे मामलात में मुदाखलत की जहाँ उनका कोई कानूनी हक नहीं था। ये सूरत हाल हमें बताती है कि इक़्तिदार का पाबंद होना और जाती मफाद का ताबे होना किस हद तक खतरनाक हो सकता है। और हम सोचते हैं कि ये सब महज एक झड़प थी। नहीं, ये एक अलामत है कि जब इदारे कमजोर हों, जब अफराद अपनी हुदूद से फरार हों, जब ताकत को जाती नुयत की ख्वाहिशात से जोड़ा जाए, तब यही मनाजिर जन्म लेते हैं। काजी फैज़ ईसा की नूली के एक वजीर के साथ तल्ख झड़प ने ये साबित कर दिया कि ये शख्स कभी भी सुप्रीम लीडर की चीफ जस्टिस जैसे मनसब के काबिल नहीं था। वो ओहदा जिस पर बैठने के लिए सिर्फ इल्मे कानून नहीं बल्कि किरदार, तवाजुन और सब्र की जरूरत होती है, वहाँ एक ऐसा शख्स बैठा रहा जो अपने मिजाज और रवैये में एक आम झगड़ालू शख्स से ज्यादा कुछ नहीं निकला। मगर अफसोस, हमारे निजाम में ये देखने का कोई पैमाना नहीं कि कोई शख्स ज़हनी तौर पर इतने बड़े ओहदे के लिए मौजू भी है या नहीं। यही वजह है कि ऐसे नफ्सियाती मरीज भी आला मनासिब तक पहुँच जाते हैं और फिर अपनी जाती अना के हाथों मुल्क के इदारों को नुकसान पहुँचाते हैं। काजी फैज़ ईसा की कारकर्दगी को अगर गैर जानिबदारी से देखा जाए तो उनके फैसलों और बयानात में एक चीज हमेशा नुमाया रही, जाती इंतकाम। इमरान खान के दौरे हुकूमत में उनकी बीवी के खिलाफ करप्शन का केस बना और उस दिन से काजी फैज़ ईसा के दिल में एक ऐसी आग भड़की जिसने न सिर्फ उनकी पेशा वराना गैरत को जला डाला बल्कि अदलिया की साख को भी राख में बदल
بدل دیا। انہوں نے اپنی ذاتی دشمنی کو پورے نظام عدل پر غالب آنے دیا۔ وہ عدالت جو انصاف کی علامت تھی انہی کے فیصلوں کے بعد سیاسی مداخلت کا استعارہ بن گئی۔ عمران خان سے بدلہ لینے کے شوق میں انہوں نے وہ سب کچھ کیا جو ایک غیر جانبدار جج کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے حکومتی پالیسیوں کو اپنے فیصلوں سے تقویت دی، ریاستی جبر کے خلاف آواز اٹھانے کی بجائے اس کو قانونی تحفظ فراہم کیا۔ انسانی حقوق کی پامالی کے واقعات میں وہ خاموش تماشائی نہیں بلکہ اکثر اوقات پردے کے پیچھے ایک ایسے شخص کے طور پر دکھائی دیے جو طاقتوروں کی مرضی سے فیصلے سناتا رہا۔ انہی کے فیصلے انصاف کی بجائے سیاسی اشاروں پر مبنی دکھائی دیے۔ قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلوں اور رویوں نے عدلیہ کے وقار کو شدید نقصان پہنچایا۔ انہی کے دور میں سپریم کورٹ ایک ایسے ادارے میں بدل گئی جہاں اختلاف رائے کو بغاوت سمجھا جانے لگا۔ انہوں نے نہ صرف اپنی عدالت کے ججز کے ساتھ غیر متوازن رویہ رکھا بلکہ ان کے فیصلے اس بات کا ثبوت تھے کہ وہ کسی بھی قیمت پر اپنی ذاتی انا کو مقدم رکھنا چاہتے ہیں۔ انہی کے ہر اقدام میں یہ پیغام چھپا ہوا تھا کہ اگر کوئی ان کے نظریے سے اختلاف کرے تو وہ قانون کی نہیں بلکہ طاقت کی زبان میں بات کریں گے۔ انہی کے جرائم کی فہرست اتنی لمبی ہے کہ شاید کسی اور جج کے دامن پر اتنے داغ نہ ہوں۔ انہوں نے آئین کی تشریح اپنی مرضی سے کی، انصاف کو ذاتی مفاد کے تابع کیا اور عدلیہ کے ادارے کو تقسیم کر کے رکھ دیا۔ انہی کے فیصلوں نے سیاسی انتقام کو قانونی جواز فراہم کیا اور ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو دیوار سے لگانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں جمہوریت کا گلا گھونٹا گیا، عوامی مینڈیٹ کی پامالی کو قانونی لبادہ پہنایا گیا اور الیکشن جیسے مقدس عمل کو متنازع بنا دیا گیا۔ یہی وہ شخص تھا جس نے پاکستان کی تاریخ کے سب سے متنازع الیکشن کی بنیاد رکھی۔ انہی کے فیصلوں نے عوام کے اعتماد کو چکنا-چور کر دیا۔ ووٹ کی حرمت، شفافیت اور قانون کی بالادستی محض نعروں میں بدل کر رہ گئی۔ جب وہ ریٹائر ہوا تو ملک کے مختلف حلقوں میں خوشی کی لہریں دوڑ گئیں۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ اب شاید سپریم کورٹ کی عزت واپس آ سکے، کیونکہ جب عدلیہ کا سربراہ خود جانبداری اور ذاتی انتقام کا مظاہرہ کرے تو اس ادارے سے انصاف کی امید رکھنا بے وقوفی کے سوا کچھ نہیں۔ اور اب ریٹائرمنٹ کے بعد ایک نون لیگی وزیر سے ان کا الجھنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ شخص آج بھی اپنی پرانی عادتوں سے باز نہیں آیا۔ اپنی بیوی کی دوست کے لیے سفارشیں کرنا، وزیروں سے بحث میں الجھنا اور دھمکیاں دینا، یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ یہ شخص اپنی ذاتی انا کے قید خانے سے کبھی باہر نہیں نکل سکا۔ ایک ایسا فرد جو کبھی ملک کی سب سے بڑی عدالت کا سربراہ رہا، اب معمولی معاملات پر وزیر سے الجھتا پھر رہا ہے۔ یہ اس کے چھوٹے پن اور کمزرفی کی سب سے واضح مثال ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کی موجودہ حرکات دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ شاید وہ اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی طاقتور منصب پر فائز ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی حیثیت اب ایک ایسے ریٹائرڈ شخص کی ہے جس نے اپنے ہی ہاتھوں اپنی عزت کا جنازہ نکالا۔ اگر نظام عدل میں ذہنی اور اخلاقی اہلیت کا کوئی ٹیسٹ ہوتا تو شاید ایسے لوگ کبھی اس دروازے کے قریب بھی نہ پہنچ پاتے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔